Lead with a Story, a guide to crafting business narratives that captivate, convince, and inspire. Book by Paul Smith. Introduction. आज आप स्टोरी टेलिंग और लीडरशिप के एक एक्सपर्ट से सीखने जा रहे हैं। पॉल स्मिथ एक अथॉरिटी हैं, एक ऐसे आदमी जिन्होंने एक ऐसी $6 बिलियन वर्थ की रिसर्च टीम को लीड किया जो अभी 4 कॉन्टिनेंट में काम कर रही है। इस बुक में उन्होंने प्रॉक्टर गैम्बल के पुराने एग्जीक्यूटिव होने के अपने अनुभव और जानकारी को शेयर किया है। पॉल ने 300 से ज्यादा सीईओ और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू भी लिया है। उन्होंने उनके बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी कहानियां और सीख सुनी। इसीलिए पॉल जानते थे कि स्टोरीज कितनी पावरफुल होती हैं और उनसे लोगों को इंस्पायर कैसे किया जा सकता है। अच्छे लीडर हमेशा अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं। अगर आपको एक महान लीडर बनना है तो इस समरी को जरूर सुनें। वाइटल स्टोरीज। ऑथर पॉल स्मिथ ने एक बार प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पुराने सीईओ मिस्टर अजी लंगले को एक प्रेजेंटेशन दी थी। पॉल के लिए यह कभी ना भुलाई जा सकने वाली प्रेजेंटेशन थी, क्योंकि इससे उन्होंने सीखा था कि सीईओ के सामने कैसे प्रेजेंटेशन नहीं करनी चाहिए। उन्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए 20 मिनट दिए गए थे और ऑडियंस में थे सीईओ और कंपनी के 12 टॉप ऑफिशियल। वे पीजी के एग्जीक्यूटिव फ्लोर के एक खास गोल कमरे में थे जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था। पॉल अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के लिए समय से पहले आ गए थे। धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव्स भी आने लगे और जब तक सीईओ पहुंचे तब तक 6 एग्जीक्यूटिव्स वहां पहुंच चुके थे। वह टेबल के पास से अपने सभी एग्जीक्यूटिव्स को ग्रीट करते हुए अपनी सीट पर पहुंचे जो प्रोजेक्शन स्क्रीन के सामने थी। वह उसकी तरफ पीठ करके बैठ गए। पॉल ने सोचा कि सीईओ को स्लाइड देखने के लिए बार बार पीछे की ओर घूमना पड़ेगा और घूमने की वजह से उनकी गर्दन में दर्द हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि उनका मूड खराब हो जाए और वह पॉल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें। लेकिन फिर भी पॉल ने डर के मारे सीईओ को सीट चेंज करने के लिए नहीं कहा और प्रेजेंटेशन देना जारी रखा। प्रेजेंटेशन देते हुए पॉल को 10 मिनट हो गए थे, लेकिन फिर भी सीईओ ने एक बार भी स्लाइड की ओर नहीं देखा था। वह पॉल को लगातार देखते हुए उन्हें सुन रहे थे। 20 मिनट पूरे हो जाने के बाद भी सीईओ ने एक बार भी स्लाइड की ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन फिर भी कॉल की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाने के बाद भी पॉल को लग रहा था जैसे वो फेल हो गए हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनकी प्रेजेंटेशन बोरिंग तो नहीं थी। क्या उनके पॉइंट्स क्लियर नहीं थे या सीईओ $1 बिलियन के डिसीजन को लेकर सोच में तो नहीं डूबे हुए थे। पर फिर पॉल को लगा, हो सकता है सीईओ ने सोचा होगा कि अगर पॉल को कुछ इम्पोर्टेंट बोलना है तो वह खुद बोल सकते हैं। वह आइडिया स्लाइड से नहीं बल्कि उनके जुबान से आएगा। हो सकता है सीईओ अपना ज्यादातर समय बोरिंग फाइल और फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ते हुए बिताते हैं, इसलिए वह कुछ ऐसा खोज रहे थे जो उनकी दिलचस्पी और ध्यान को बनाए रखे। शायद कोई आकर उन्हें यह बता सके कि फ्रंटलाइन में क्या हो रहा है, या कोई अपने ब्रिलियंट आइडिया उनसे शेयर कर सके या उनसे मदद मांग सके। कुल मिलाकर उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उन्हें स्टोरी सुना सके, और यही पॉल को उस 20 मिनट में करना था। तब पॉल को यह एहसास हुआ कि सीईओ ने जानबूझकर वह सीट चुनी थी ताकि वह स्लाइड से डिस्ट्रैक्टेड ना होकर अपना पूरा ध्यान पॉल को दे सकें। इस घटना से पॉल ने एक बहुत ही जरूरी बात सीखी। उन्होंने सीखा कि उन्हें कुछ समझाने के लिए स्लाइड्स की कम और स्टोरीज की ज्यादा जरूरत है। स्टोरीज किसी भी फैक्ट, ड्राफ्ट, स्टैटिस्टिक्स या चार्ट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। कुछ सालों में पीजी में स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि कॉर्पोरेट स्टोरी टेलर के पोजीशन पर एक एम्प्लॉई को अपॉइंट किया गया। 4 दशक पहले जिम बैंगल नाम के एक यंग मैथमेटिशियन को पीजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हायर किया गया। सबकी तरह जिम ने भी अपनी रिसर्च की मंथली रिपोर्ट बॉस के पास सबमिट की। वह रिपोर्ट इस तरह लिखी गई थी जो सिर्फ केमिस्ट या इंजीनियर ही समझ सकते थे। कई साल तक एक ही तरह के रिपोर्ट लिखने के बाद जिम ने कुछ अलग करने के लिए रिपोर्ट को एक स्टोरी की तरह लिखने का फैसला किया। उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम अर्नेस्ट इंजीनियर था। स्टोरी में अर्नेस्ट इंजीनियर की डेली की प्रोग्रेस लिखी गई थी, उसके बॉस और कलीग्स से होने वाली बातचीत थी, और स्टोरी हमेशा उन्होंने जो कुछ नया सीखा था उसके साथ खत्म होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम रिपोर्ट लिखा करते थे। अर्नेस्ट की स्टोरी पढ़ने में आसान और कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग थी,
इसलिए आईटी डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे लोगों को भी जिम की स्टोरी पढ़ने को कहा गया। समय गुजरने के साथ जिम ने स्टोरी में सेल्स डायरेक्टर सेला केस, सीएफओ मैक्स प्रॉफिट और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव जैसे फनी और रिटेबल कैरेक्टर ऐड करने शुरू कर दिए। इस तरह 5 साल बीत गए और जिम को पीजी का कॉर्पोरेट स्टोरी टेलर बना दिया गया। कंपनी में उन्हें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाले आइडिया मिल सकते थे, वो उसे लेकर अपनी कहानी लिखते थे। सितंबर 2010 में जब जिम रिटायर हुए तब तक उनकी स्टोरी को 10,000 के करीब लोग पढ़ चुके थे, जिनमें उस कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव भी शामिल थे। जिम के कहानी सुनाने के फैसले के कारण वह पीजी के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान बन गए थे। तो आखिर आपको स्टोरी क्यों सुनानी चाहिए? इसका आसान सा जवाब यह है कि ये बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। स्टोरी सुनाने के और भी कारण हैं, वह है: एक, कहानी आसान होती है जिसे कोई भी सुना सकता है। इसके लिए आपको इंग्लिश की डिग्री या एमबीए करने की जरूरत नहीं है। 2, स्टोरीज टाइमलेस होती हैं, यानी ये किसी समय तक सीमित नहीं होती। स्टोरीज उन सभी के लिए काम करती है जो लीडर बनना चाहते हैं। 3, स्टोरीज डेमोग्राफिक प्रूफ है, यानी ये किसी एक उम्र के लोगों तक सीमित नहीं होती है। स्टोरी सुनना सभी को पसंद है, इसका उम्र, जेंडर या कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। 4, स्टोरीज बहुत तेजी से फैलती है। स्टोरी टेलर के बिना कोशिश किए ही यह जंगल में आग की तरह फैल जाती है। 5, स्टोरीज याद रखने में आसान होती हैं। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अगर हम किसी फैक्ट को एक कहानी के जरिए जानें, तो उसे याद रखने की संभावना 20 गुना बढ़ जाती है। आखिर में, स्टोरी में आपको इंस्पायर करने की पावर होती है, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि वाओ, मैंने अभी क्या जबरदस्त स्लाइड देखी है, तुम्हें उस पर यकीन नहीं होगा। डिफाइन कस्टमर सर्विस सक्सेस एंड फेलियर। 1980 में स्टर्लिंग प्राइस पिज़्ज़ा हट में कुक थे। यह तब की बात है जब वहां पर क्विज़नोस या सबवे जैसे सैंडविच शॉप चेन नहीं थे। एक दिन एक औरत ने रेस्टोरेंट में आकर पूछा कि क्या उनके पास मीटबॉल सैंडविच है। स्टर्लिंग और उनके साथियों ने कहा, नहीं, हम मीटबॉल सैंडविच नहीं बनाते हैं। इसके बजाय उन्होंने उस औरत को पिज़्ज़ा ऑफर किया। लेकिन वह औरत बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। तब स्टर्लिंग ने सोचा कि उनके पास स्टोरेज में सैंडविच ब्रेड, मीटबॉल, मोज़रेला चीज़ और टमाटर सॉस है। तब उन्होंने उस औरत से कहा, भले ही सैंडविच हमारे मेन्यू में नहीं है, फिर भी हम आपके लिए मीटबॉल सैंडविच बना सकते हैं। उस औरत ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और बताया कि उनके पति बहुत बीमार है और कुछ खा नहीं रहे हैं। वह उन्हें उनकी पसंद का कुछ खिलाने के लिए सैंडविच ढूंढ रही थी। उनके पति ने कहा था कि अगर उन्हें मीटबॉल सैंडविच मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वह औरत पहले ही कई रेस्टोरेंट में जा चुकी थी और सभी ने यही कहा कि वह मीटबॉल सैंडविच नहीं बेचते हैं। पिज़्ज़ा हट उसके घर जाने से पहले आखिरी रेस्टोरेंट था जिसमें वह गई थी। अगर स्टर्लिंग ने उसकी मदद नहीं की होती तो उसे अपने घर खाली हाथ लौटना पड़ता। स्टर्लिंग ने सैंडविच बनाया, जिसे लेकर वह औरत अपने घर चली गई। दूसरे दिन उस औरत ने पिज़्ज़ा हट में कॉल किया और स्टर्लिंग से बात कराने को कहा। उन्होंने स्टर्लिंग को बताया कि उनके पति को सैंडविच बेहद पसंद आया और वो खाना खा पाए। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनके पति ने कई दिनों के बाद पेट भरकर कुछ खाया था। उस औरत ने बताया कि उनके पति कैंसर के आखिरी स्टेज में है। उन्हें इसका पता कुछ महीने पहले ही पता चला था। भूख न लगना उसी बीमारी का एक सिम्टम था, इसीलिए वह अपने पति को किसी भी तरीके से आराम पहुंचाने के लिए बेचैन हो रही थी। मेन्यू में सैंडविच न होते हुए भी स्टर्लिंग का उसे खास उस औरत के लिए बनाना, इस बात ने उसका दिल छू लिया था। उस औरत ने बताया कि उनके पति उस रात नींद में सोते हुए ही गुजर गए। उनकी मौत शांति से हुई। वह मीटबॉल सैंडविच उनका आखिरी खाना था। उस औरत ने रोते हुए स्टर्लिंग को एक बार फिर धन्यवाद कहा। स्टर्लिंग ने उस औरत के पति के आखिरी दिन के पलों को खुशनुमा बनाने में मदद की थी। इस किस्से से स्टर्लिंग को यह एहसास हुआ कि कैसे उनकी छोटी सी कोशिश भी लोगों की जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। यह वैसी ही स्टोरी है जो किसी भी पब्लिक रिलेशन मैनेजर को चाहिए होती है। ऐसी कहानी किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयीज, अच्छी कस्टमर सर्विस क्या होती है,
ये अच्छे से समझा सकती है। ये एम्प्लॉयीज़ को अलग तरह से सोचने और कस्टमर की उम्मीदों से कुछ ज्यादा करने के लिए इंस्पायर करती है। कंपनी के बाहर ऐसी स्टोरी अच्छी एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। यह कंपनी का अच्छा नाम और रेप्यूटेशन बनाने में मदद करती है। बदकिस्मती से पिज़्ज़ा हट के लिए इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी ने भी इसके में कोई स्टोरी लिखी ही नहीं। यह दिल को छू लेने वाली स्टोरी स्टर्लिंग के कलीग और मैनेजर के बीच में ही सिमट कर रह गई। यह स्टोरी जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती थी, वह यूं ही ज़ाया हो गई। आइए एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है सू सोल्डो की, जिसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है। मई 2011 में उन्होंने कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का सेशन पूरा किया था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई थी। वो एक स्ट्रेस फ्री और आरामदायक छुट्टी पर जाना चाहती थीं। सू ने एडोबी ग्रैंड विलास को 4 दिन के लिए बुक किया, जो सेडोना, एरिज़ोना में एक सुंदर और टॉप रेटेड प्रॉपर्टी है। उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि इसकी ऑनलाइन रिव्यू और कस्टमर सर्विस की स्टोरीज काफ़ी अच्छी थीं। जब वो वहां पहुंची तब उन्हें पता चला कि उन्होंने सही फैसला लिया है। होटल बहुत ही रिलैक्सिंग और आरामदायक लग रहा था। उनके रूम में हॉट टब था, फायरप्लेस था और एक बड़ा सा बाथरूम भी था। सू वहां अपने आखिरी दिन में भी यही सोच रही थी कि उनका पूरा हफ्ता कितना अच्छा बीता था। सू अपने घर संतुष्ट होकर लौटीं। अपना सूटकेस अनपैक करते हुए उन्होंने कुछ नोटिस किया। सू को एहसास हुआ कि वह अपना माउथ गार्ड होटल के बाथरूम के काउंटर पर भूल आई हैं। वह टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ था। वह उनके लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने उसे खास अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से बनवाया था, यानी वो कस्टमाइज्ड था। यह उन्हें रात को सोते हुए टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम यानी अंजीने में दांत भींचने से रोकने के लिए था। ये माउथ गार्ड छोटा था लेकिन बहुत कीमती था। उन्होंने एडोबी विलास में कॉल किया और उसके बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने सू से माफ़ी मांगी और सहानुभूति जताई, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि शायद वह माउथ गार्ड अब डस्टबिन में जा चुका है। वह उसे वापस नहीं ला सकते। सू निराश हो गई क्योंकि अब उन्हें फिर डेंटिस्ट के पास जाकर $500 में दोबारा नया कस्टम मेड माउथ गार्ड बनवाना पड़ेगा। लेकिन फिर 3 दिन बाद उनके पास होटल से एक छोटा पैकेज आया। हुआ ये था कि तान्या, जो वहां की देखभाल करती, उसे सू का माउथ गार्ड मिला था। तान्या माउथ गार्ड ढूंढने के लिए डस्टबिन में उतर गई थी। वह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डस्टबिन था, जहां कूड़ा उसकी कमर तक भरा हुआ था। वो सिर्फ सू का माउथ गार्ड ढूंढने के लिए उसमें कूद पड़ी और आखिर में उसे ढूंढ निकाला। सू बेहद खुश हो गई। तान्या की मेहनत सच में उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी और इसका रिजल्ट यह हुआ कि सू एडोबी ग्रैंड विलास की लॉयल कस्टमर बन गई। इसमें सबसे अच्छी बात यह हुई कि सू ने अपनी स्टोरी लिखकर उसे tripadvisor.com पर पोस्ट कर दी, जिसके कारण एडोबी ग्रैंड विलास ने बहुत से फैंस और कस्टमर पाए। अ विजन फॉर द फ्यूचर। एक औरत मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरी, जहां 3 आदमी काम कर रहे थे। वह औरत इसके बारे में और जानने के लिए उनके पास गई। उसने एक आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी को काम में डिस्टर्ब हो रहा था तो उसने चिढ़कर कहा, क्या तुम देख नहीं सकती? मैं ईंटें जमा रहा हूं। उस औरत ने आगे बढ़कर दूसरे आदमी से वही सवाल पूछा। उस आदमी ने सीधे सीधे जवाब दिया, मैं एक 30 फीट ऊंची, 100 फीट चौड़ी और 18 इंच मोटी दीवार बना रहा हूं। उसके जवाब से भी संतुष्ट न होकर उस औरत ने तीसरे आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तीसरा आदमी, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे महान चर्च बना रहा हूं। इस स्टोरी का लेसन ये है कि अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को समझ जाता है तो वह यह देख पाता है कि उसका काम उसमें कहाँ फिट होता है और इससे वह और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। इस तरह की स्टोरी किसी भी नई कंपनी के गोल बताने से पहले बताना बहुत इफेक्टिव होता है। यह एम्प्लॉयीज को समझने में मदद करता है कि नए विजन और प्लान को सुनना और उसे अपनाना कितना जरूरी है। यह किसी बोरिंग मीटिंग को भी ऐसी चीज में बदल सकता है जिससे उनमें कुछ सीखने की इच्छा जाग जाती है। मीटिंग की शुरुआत में एम्प्लॉयीज उस पहले आदमी की तरह महसूस कर सकते हैं जो सिर्फ ईंटें जमा रहा था।
लेकिन एक अच्छी स्टोरी सुनने के बाद वो तीसरे इंसान की तरह एक महान काम का हिस्सा बनने के लिए इंस्पायर हो सकते हैं। सुनने के लिए ऑडियंस इकट्ठा करना सिर्फ पहला कदम है। उसके बाद आप अपना विजन डिस्क्राइब कर सकते हैं। विजन भविष्य की एक तस्वीर है जो लोगों को काम करने के लिए इंस्पायर करेगी। लेकिन इसके लिए एक अच्छी स्टोरी का होना जरूरी है। सबसे बेस्ट होना या किसी को हराना विजन नहीं होता है। विजन हमेशा पर्सनल होना चाहिए, जिससे आप एम्प्लॉयीज को मोटिवेट कर पाएं और उनका कमिटमेंट पा सकें। 2010 में पॉल स्मिथ को एक टीम लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया, जिसे पीजी के पेपर डिवीजन के लिए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। उनका काम यह बताना था कि अगले 10, 15 या 20 साल में कौन सा प्रोडक्ट दुनिया के किस भाग में बेचा जाना चाहिए। यह गोल के तौर पर तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक प्रोजेक्ट के तौर पर काफी मुश्किल था। इसमें लंबे समय की प्लानिंग की जरूरत थी। उनका बनाया हुआ कोई भी आइडिया उनके पीजी में रहते हुए या शायद उनके जिंदा रहते हुए भी मार्केट में नहीं जाने वाला था। लेकिन फिर भी पॉल और उनकी टीम इस पर काम करते रहे। बहुत से लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इसके अच्छे रिजल्ट देने पर शक था, लेकिन पॉल ने अपनी टीम को यकीन दिलाया कि उनका मिशन कंपनी के लिए बहुत जरूरी है और ये उनके लिए एक फायदेमंद अनुभव साबित होगा। अपने टीम के साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पॉल ने उन्हें फिनलैंड की एक पेपर कंपनी की स्टोरी सुनाने का मन बनाया। 1865 में फ्रेडरिक आइडेस्टम नाम के एक आदमी ने टैमरकोस्की नदी, जो साउथ वेस्टर्न फिनलैंड में है, के पास एक पल्प मिल शुरू की। जल्दी ही उसने एक पेपर बनाने की मशीन भी खरीद ली। ज्यादातर पेपर जो उस मिल में बनता था वह अखबार, बुक और स्टेशनरी बनाने में काम आता था। उस समय जब रेडियो, टेलीफोन या टेलीविजन नहीं था, पेपर ही कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जरिया था। तो एक तरह से वह कंपनी कम्युनिकेशन बिजनेस में थी। 1900 में आइडेस्टम की कंपनी फिनलैंड में सबसे बड़े पेपर प्रोड्यूसर में से एक बन गई थी। इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का तेजी से बढ़ने वाला सोर्स बनता जा रहा था। सन 1902 में कंपनी ने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाना शुरू किया और उसे लोकल मार्केट में बेचने लगे। सन 1910 में आइडेस्टम की कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी और उन्होंने फिनिश रबर वर्क्स से जुड़ने का फैसला किया। रबर इलेक्ट्रिसिटी का एक नेचुरल इंसुलेटर है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकती है। यह पार्टनरशिप दोनों ही कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हुई। 1920 में टेलीफोन तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस था। हर शहर में उसके केबल लगाए जा रहे थे। 1922 में दोनों कंपनियों ने मिलकर फिनिश केबल कंपनी शुरू की। यह कंपनी उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज में लगातार बढ़ने और फैलने लगी। इस तरह 2010 तक दोनों कंपनी मिलकर $40 बिलियन की बन गई थी। यह दुनिया भर में 120 देशों में फैल गई थी। इसका मेन बिजनेस अभी भी कम्युनिकेशन ही था। कंपनी का नाम आज भी वही है जो 100 साल पहले था। पेपर मिल से शुरू कर बढ़ते हुए रबर, टेलीफोन और फिर मोबाइल फोन पर पहुंचने वाली यह कंपनी और कोई नहीं बल्कि नोकिया है। कहानी खत्म करने के बाद पॉल ने कहा कि वो ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहे थे कि उनकी टीम को भी मोबाइल फोन बेचना शुरू कर देना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को ये इसलिए सुनाई थी क्योंकि वो पहले से ही पेपर बिजनेस में तो थे, यानी पीजी के पेपर ब्रांड बाउंटी, चार्मिन और पाफ्स पहले से ही सक्सेसफुल थे, लेकिन वो ये समझाना चाहते थे कि लगातार बढ़ते रहने के लिए उन्हें अपनी इंडस्ट्री से बाहर निकलकर आगे बढ़ना होगा। पॉल ने समझाया कि वह ऐसा इत्तेफाक यानी चांस से कर सकते हैं या फिर चॉइस से, बिल्कुल नोकिया की तरह जिसने हर कदम समझदारी से उठाकर सही फैसला लिया था। उन्होंने अपनी टीम को एनकरेज किया कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वह आने वाले 20 सालों में बिजनेस के भविष्य में गहरा असर डाल सकते हैं। पॉल ने अपनी टीम से पूछा, तो अब कौन मेरा साथ देगा? कमरे में जितने भी लोग थे सभी ने अपना हाथ उठाया और काम में लग गए। इस स्टोरी ने पॉल की टीम को यह जानने में मदद की कि उनका टास्क कितना जरूरी है और उनका गोल अचीव कर पाना बिल्कुल मुमकिन है। लीड चेंज। 2001 में स्टॉक मार्केट .com बबल बर्स्ट के कारण अभी भी शॉक में था। इकोनॉमी की हालत खराब थी और ट्रेडिशनल कंपनियां भी बुरे दौर से गुजर रही थी। पीजी उनमें से एक थी। सिर्फ एक हफ्ते की ट्रेडिंग में कंपनी की वैल्यू 40% नीचे गिर गई थी।
बिजनेस प्रेस ने टेक स्टार्टअप्स में अपना इंटरेस्ट खो दिया था और अपनी नज़र फिर से ट्रेडिशनल कंपनियों पर जमा ली थी। एक मेजर पब्लिकेशन बिजनेस वीक ने एक स्टोरी लिखने का फैसला किया जिसमें वो यह बताना चाहते थे कि पीजी से क्या गलती हुई थी। बिजनेस वीक ने पीजी के एक ऑफिशियल से इंटरव्यू के लिए पूछा। उन्हें पीजी के पेपर टॉवल फ्रैंचाइज बाउंटी के मार्केटिंग डायरेक्टर तरंग अमीन का इंटरव्यू लेने की इजाज़त मिल गई। इंटरव्यू अच्छा हुआ और कुछ हफ्ते बीत गए। 12 मार्च 2001 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और न्यूज़ स्टैंड में पहुंचा। तरंग ने तुरंत ही उसे पढ़ा। उस आर्टिकल का टाइटल था, क्या पीजी अपने किए हुए काम को सुधार सकता है। इसके शुरुआत में लिखा था, पीजी के चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने जो चुनौती खड़ी है उसके बारे में जानने के लिए पेपर टॉवल की लाइन के अलावा और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तरंग इसे पढ़कर अपमानित महसूस कर रहे थे। आर्टिकल के अनुसार पीजी के दूसरे टॉप ब्रांड्स के मुकाबले बाउंटी ने अपने ज्यादातर मार्केट शेयर खो दिए थे। उसमें बाउंटी ने जो भी गलत फैसले लिए थे सबकी एक लिस्ट थी। पहला था, अपने कॉम्पिटिटर्स से प्रोडक्ट में नएपन और कीमत पर मात खाना। दूसरा था, एडवर्टाइजिंग के खर्च को कम करना। तीसरा था, अपने प्रोडक्ट की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ाना। तरंग को इसका बहुत बुरा लगा। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि आर्टिकल नेगेटिव होने वाला है, लेकिन यह स्टोरी उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खराब थी। तरंग ने उन सैकड़ों एम्प्लॉयीज के बारे में सोचा जो इसे पढ़कर निराश और शर्मिंदा महसूस करेंगे। उन्होंने बाउंटी पेपर टॉवल ब्रांड बनाने के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए बहुत मेहनत की थी। इससे एम्प्लॉयीज अपने काम पर भरोसा खो सकते थे क्योंकि उन्होंने अभी एक नए टीम प्लान पर काम करना शुरू किया था। तरंग उम्मीद कर रहे थे कि इस आर्टिकल को कोई नोटिस ना करे और यह अनदेखा ही रह जाए। लेकिन जब तरंग ऑफिस से घर पहुंचे तब इस आर्टिकल की वजह से उन्हें जोरदार झटका लगा क्योंकि जैसे ही वो अपनी कार से उतरे तो उनके पड़ोसी ने उनसे कहा, हे तरंग, आज तुम्हारे बारे में बहुत ही खराब आर्टिकल आया है। उस रात वह आर्टिकल तरंग के दिमाग में घूमता रहा और वो यह सोचने की कोशिश करते रहे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि उन्हें एडिटर को लिखकर गलत फैक्ट्स और स्टेटमेंट के बारे में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तय किया कि ये ठीक आइडिया नहीं है। तरंग ने दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाकर सीधा एम्प्लॉयीज को फेस करने के बारे में सोचा, लेकिन वह असल में खुद को छुपा लेना चाहते थे और ऐसा दिखाना चाहते थे कि जैसे वो आर्टिकल पब्लिश हुआ ही नहीं था। इसके बदले उन्होंने बाउंटी टीम में सभी के लिए एक रिपोर्ट लिखने का फैसला लिया। उन्होंने उस रिपोर्ट का टाइटल रखा, बाउंटी बिजनेस वीक आर्टिकल, माई पर्सपेक्टिव। उन्होंने शुरुआत यह मानने से की कि वह भी इस आर्टिकल से निराश थे। उन्हें पता था कि टीम में हर कोई पिछले साल से बाउंटी को फिर से सक्सेसफुल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। फिर भी तरंग ने ये माना कि उस आर्टिकल की कुछ बातें सही थी। उन्होंने सच में कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ने दिया और उनके कुछ खास इनोवेशन मार्केट तक नहीं पहुंच पाए। तरंग ने अपनी टीम को उस आर्टिकल को एक ऐसे मोटिवेशन के तौर पर देखने के लिए कहा जो उन्हें उन गलतियों की याद दिलाती है जो उन्हें ठीक करनी चाहिए। उन्होंने अपनी टीम को यह भी याद दिलाया कि वह कुछ इनोवेटिव प्लान कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की कीमत पहले ही कम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट ये कहते हुए खत्म की कि उन्हें अभी भी अपनी टीम, अपने प्लान और अपने विजन पर पूरा भरोसा है और वह आगे आने वाले सालों में अपने ब्रांड को और बेहतर बना पाएंगे। जल्दी ही वह रिपोर्ट न सिर्फ बाउंटी टीम बल्कि दूसरी टीमों तक भी पहुंच गई। यह रिपोर्ट पीजी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, दूसरे डिपार्टमेंट और ब्रड्स तक भी पहुंची। उस रिपोर्ट ने एम्प्लॉयीज के मन में जो शक था उसे दूर कर दिया। उस रिपोर्ट ने टीम को यह भी बताया कि कंपनी के बॉस उस आर्टिकल के बारे में क्या सोचते हैं और बाउंटी की इस हालत का सल्यूशन क्या है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे लीडर्स एक बुरी घटना को भी सही बदलाव का कारण बना सकते हैं। आगे आने वाले सालों में भी तरंग ने इस घटना को एक सीख के तौर पर लिया कि किसी भी एम्बेरसिंग और मुश्किल हालातों में किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। उनकी सलाह थी कि परेशानियों से कभी मत भागो बल्कि उनका डटकर सामना करो, इसका प्रचार करो और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे बदलाव का साधन बनाओ और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ ले आओ। कंक्लूजन। तो आपने पॉल स्मिथ की सीईओ के सामने प्रेजेंटेशन और कॉर्पोरेट स्टोरी टेलर जिम बैंगल के बारे में जाना।
आपको कहानियां इसलिए सुनानी चाहिए क्योंकि यह सिंपल, इफेक्टिव और टाइमलेस है। यह आसानी से फैल जाती है और याद रह जाती है। इसके साथ ही हर इंसान को अच्छी स्टोरी सुनना पसंद होता है। आपने पिज़्ज़ा हट और एडोबी ग्रैंड विलास की स्टोरीज के बारे में जाना और यह सीखा कि कहानियों को हमेशा लिख लेना चाहिए ताकि वह अच्छी कस्टमर सर्विस को इंस्पायर कर सके और एक अच्छी ब्रांड इमेज बना सकें। आपने नोकिया के इतिहास के बारे में और उन 3 आदमियों के बारे में जाना जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। आपने सीखा, प्लान या स्ट्रैटेजी बनाने से पहले एक स्टोरी बताना टीम को मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टोरी लोगों को यह समझने में मदद करती है कि उनका विजन एक ही है। आपने तरंग अमीन और उनकी रिपोर्ट के बारे में भी जाना। आप कहानियों की मदद से एक बुरी घटना को भी अच्छे बदलाव का कारण बना सकते हैं। सभी बड़े लीडर्स को अच्छी कहानी बताने की अहमियत के बारे में पता है। स्टोरीज की मदद से आप अच्छी कस्टमर सर्विस तो समझा सकते हैं, विजन बना सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। इसकी मदद से आप लोगों को मना सकते हैं, बांधे रख सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं। तो आपकी कहानी क्या है? उसे अभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और सक्सेस पाइए।